हेलो स्टूडेंट तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एक्सियोमा के फ्रिक्शन चैप्टर के क्वेश्चंस को। और स्टूडेंट इस चैप्टर के रेस्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। स्टूडेंट साथ ही साथ आपको एनसीईआरटी के भी लॉज ऑफ मोशन के सॉल्यूशन के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट है, आप वहां भी जाकर देख सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो और चलिए शुरू करते हैं अभी के क्लास को। और स्टूडेंट अभी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24 से, और ये क्वेश्चन है The friction coefficient between the two blocks shown in figure is mu, but the floor is smooth. क्वेश्चन का पहला पार्ट है what maximum horizontal force F can be applied without disturbing the equilibrium of the system, and B पार्ट में पूछ रहा है suppose the horizontal force applied is double of that found in part A, find the accelerations of the two masses। चलिए ठीक है, देखते हैं स्टूडेंट। ये सिचुएशन आपको दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे दो ब्लॉक है, एक के ऊपर एक रखा हुआ है और एक फोर्स इफ वैल्यू का फोर्स एक लगाया जा रहा है। तो फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, इसका मैक्सिमम वैल्यू हम लोगों को निकालना है। मैक्सिमम वैल्यू हम लोगों को निकालना है जब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम है। क्वेश्चन का पहला पार्ट हम लोग देख रहे हैं, जब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो जाहिर सा बात है हर ब्लॉक पे जो भी फोर्सेस लग रहे होंगे वो बैलेंस्ड फोर्सेस लग रहे होंगे, क्योंकि ब्लॉक का कोई भी मोशन नहीं है, ना तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई मोशन है ना वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन है। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो भी फोर्स होगा उसको इक्वेट करेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन में जो भी मोशन होगा उसको इक्वेट करेंगे। अकॉर्डिंग टू विच कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। जब मोशन नहीं है, एक्सेलरेशन जीरो है, मतलब नेट फोर्स जीरो होगा, सारे फोर्सेस बैलेंस्ड फोर्सेस होंगे। मतलब हम लोगों को एफबीडी सबसे पहले ड्रॉ करना होगा यहाँ पर। चलिए एक एक करके ड्रॉ करते हैं। ये स्मॉल एम वाला ब्लॉक हो गया और यहाँ पे चलिए यहाँ पे दिखाते हैं, ये आपका कैपिटल एम वाला ब्लॉक हो गया, नीचे वाला ब्लॉक हो गया। चलिए एक एक करके दिखाते हैं कौन कौन सा फोर्स। स्मॉल एम पे एक फोर्स एफ आपका इधर लग रहा है, ठीक है। चलिए और इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, एक ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो ये स्ट्रिंग इसको पुल कर रहा होगा सर्टेन फोर्स से, जिसको टेंशन फोर्स भी कहते हैं। मान लेते हैं ये टेंशन टी है, अगर ये टेंशन टी है तो ये सेम स्ट्रिंग से इस तरह से कनेक्टेड है तो इस पर भी इस डायरेक्शन में एक टेंशन टी लग रहा होगा, सेम टेंशन। क्लियर है, चूंकि लाइट और टाइट स्ट्रिंग है, ठीक है ना। और कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा, इसका एक वेट mg, इसका एक वेट mg लग रहा होगा, ठीक है। सॉरी, इसका वेट हो जाएगा mg। क्लियर है स्टूडेंट। चलिए और अब चूंकि ये ब्लॉक इस पे रखा हुआ है तो ये ब्लॉक इस पे सर्टेन फोर्स लगा रहा होगा, तो ये भी इस पर फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं ये इस पर जो फोर्स लगाया, ये फोर्स है मान लिया R1 फोर्स है, ये R1 फोर्स है, ठीक है। तो ये भी इस पे R1 फोर्स, ये भी इस पे R1 फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ लगाया होगा सेम वैल्यू का, ठीक है। और इस ये ब्लॉक जो है इस ग्राउंड पे रखा हुआ है तो ये ग्राउंड इस ब्लॉक पे फोर्स लगाया होगा, रिएक्शन फोर्स एक, इसको R2 मान लेते हैं। चलिए और कोई फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट, अभी मेन फोर्स बचा हुआ है एंड दैट इज योर फ्रिक्शनल फोर्स। दोनों ब्लॉक के बीच का ये सरफेस जो है ये फ्रिक्शनल सरफेस है, रफ सरफेस है, तो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। जैसे ही आप इसको सर्टेन फोर्स से खींचे, जैसे ही खींचे तो इसका टेंडेंसी हुआ इधर आगे जाने का, तो ये वाला ब्लॉक इस पे पीछे की ओर फोर्स लगा देगा, फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा पीछे की तरफ, मतलब इस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स, जिसको स्मॉल एफ से लिख रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं। क्लियर। चलिए और फ्रिक्शनल फोर्स ध्यान दीजिएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि चलेगा तभी फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, ठीक है। वो तो फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है उस केस में। यहाँ पर तो दिया हुआ है कि सिस्टम स्टेबल है, जब टेंडेंसी होता है रिलेटिव मोशन का तो भी फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। क्लियर है। तो ये इस पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया, तो भाई जब ये इस पे फ्रिक्शनल फोर्स लगाया तो वो ऊपर वाला भी थोड़ी छोड़ेगा, ये भी अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ सेम वैल्यू का इस पे फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये इसके ऊपर वाले सरफेस पे अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इस तरह से सेम वैल्यू का फोर्स लगा देगा। क्लियर है स्टूडेंट। चलिए हम लोगों ने दोनों ब्लॉक का अलग अलग एफबीडी ड्रॉ कर दिया। अब चूंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम है स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो भी फोर्सेज हैं सब बैलेंस्ड फोर्सेज हैं, सब इक्वेट कर देंगे हम लोग। अच्छा, फ्रिक्शनल फोर्स का थोड़ा सा वैल्यू निकाल ले, आप देख सकते हैं फ्रिक्शनल सबका वैल्यू पता है, यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। तो फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, F इक्वल्स टू म्यू, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको म्यू दिया हुआ है, और रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन कितना है, ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस है इसका नॉर्मल रिएक्शन कितना है, R1 है, R1। अच्छा R1 का वैल्यू कितना होगा, R1 का वैल्यू mg के बराबर होगा, इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू हम लोगों को निकल गया म्यू mg हम लोगों को फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू निकल चुका है। चलिए नाउ ऑल्सो अब हम लोग क्या करते हैं, फोर्सेज को इक्वेट करते हैं। भाई इस इक्विलिब्रियम में है तो F इक्वल्स टू टी प्लस एफ, ऑब्वियस है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सारा फोर्सेज एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, तो F का वैल्यू होगा T प्लस एफ के बराबर, T प्लस एफ के बराबर। ये स्टूडेंट हम लोगों का पहला रिलेशन निकल गया। चलिए यहाँ से और कोई रिलेशन यहाँ से भी निकलेगा, क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इधर F लग रहा है इधर T लग रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि T का वैल्यू जो है F के बराबर होगा।
टी का वैल्यू एफ के बराबर होगा, पक्का बात है। चलिए ठीक है, तो ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं और कुछ लिखने का जरूरत नहीं है। ध्यान दीजिएगा बाई 1 एंड 2 हम लोगों को हमेशा फोकस रहना चाहिए कि निकालना क्या है, ये इस पे हमेशा फोकस रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि बढ़ते चले जा रहे हैं ट्रेडिशनल वे में, नहीं, निकालना है हम लोगों को फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो पहले देख लेते हैं कि फोर्स का क्या एक्सप्रेशन आता है, वहां से फिर हम लोग विचार करेंगे, कंसिडर करेंगे कि इसका मैक्सिमम वैल्यू कैसे किया जाए। ठीक है, तो F इक्वल टू टी प्लस एफ, टी जो है F के बराबर है, तो F इसका मतलब टी के जगह F रखिए तो F प्लस एफ इक्वल टू 2F हो गया। ठीक है, F का वैल्यू जो है 2 इंटू फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर हुआ। ठीक है, अब हम लोगों को निकालना है इसका मैक्सिमम वैल्यू। ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम वैल्यू इसका निकालना है। भाई ऑब्वियस है, ये मैक्सिमम तभी होगा जब ये मैक्सिमम होगा। क्या कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तभी तो। ठीक है, और फ्रिक्शनल फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू होता है म्यू एन, जो फॉर्मूला आप लोग याद रखते हैं या हम लोग याद रखते हैं, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ये फ्रिक्शनल फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू होता है, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स होता है। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इंटरेस्ट लेते हैं। आपने इसको जैसे ही खींचना शुरू किया, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। जैसे ये एग्जांपल पहले भी हम बताए हैं कि मान लिया कोई ब्लॉक है, आपने 1 न्यूटन का 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, भाई ये नहीं चला, इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स भी अपना वैल्यू 1 न्यूटन कर लिया था, तभी तो नहीं चला। आपने थोड़ा सा फोर्स और बढ़ा दिया, मान लिया आपने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, ब्लॉक अभी भी नहीं चल रहा है। ऐसा होता है ना रियल लाइफ में, आपने ब्लॉक को खींचना शुरू किया, फोर्स और ज्यादा लगाया, एक और आदमी आके लगाना शुरू किया, खींचना शुरू किया, तो भी नहीं चला। इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स भी अपना वैल्यू बढ़ा चुका है, दैट इज 2 न्यूटन। और अब इसके बाद जैसे ही आपने 2.1 न्यूटन, जैसे ही थोड़ा सा भी फोर्स बढ़ाया, ब्लॉक चलना शुरू किया। इसका मतलब है फ्रिक्शनल फोर्स का ये मैक्सिमम वैल्यू था भाई 2 न्यूटन। सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, अपना वैल्यू ये एडजस्ट कर सकता है, लेकिन एक मैक्सिमम लिमिट तक। दैट इज मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? म्यू एन होता है। तो भाई ये मैक्सिमम होना चाहिए, और इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है? म्यू एन होगा, मतलब फोर्स का ये मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया? इसको हम एफ मैक्स अगर लिखते हैं तो ये फोर्स या एफ मैक्स, कंफ्यूजन नहीं चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू ही हम लोग निकाल रहे हैं। तो 2 इंटू इसका मैक्सिमम वैल्यू यही होता है, दिस इज योर मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है ना, ये जो हम लोग निकालते हैं इसका फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू, तो 2 इंटू म्यू एम जी, इसलिए मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 म्यू एम जी इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं। पहले पार्ट में तो यही सिर्फ निकालना था, ए व्हाट मैक्सिमम हो जाएगा 24 का ए, तो आंसर मिल गया 2 म्यू एम जी, 2 म्यू एम जी। चलिए ठीक है, दूसरे पार्ट में पूछ रहा है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द टू मासेस, सपोज द हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाइड इज डबल ऑफ दैट फाउंड इन पार्ट ए। ऑब्वियसली अब दूसरे पार्ट में स्टूडेंट कह रहा है, दूसरे पार्ट में ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे हम सेकेंड पार्ट यहाँ पे इसका बना रहे हैं। ठीक है, बी पार्ट में अब कह रहा है कि फोर्स का वैल्यू अगर डबल कर दिया जाए, जो ये फोर्स का जो वैल्यू आपने निकाला, अगर इसका वैल्यू डबल कर दिया जाए, ध्यान दीजिएगा, ये इस फोर्स के वैल्यू तक, जब तक फोर्स का वैल्यू 2 म्यू एम जी है, तब तक सिस्टम स्टेबल है। अब जैसे ही इससे ज्यादा फोर्स लगाएंगे, तो इसमें मोशन शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसी वैल्यू तक ये स्टेबल दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके बाद ये चलना शुरू करेगा, तो ध्यान दीजिए कैसे चलना शुरू करेगा। बी पार्ट के लिए थोड़ा सा तेजी से हम लोग ड्रॉ करें, अगर मान लिया एफ बी डी, तो बी पार्ट में ध्यान दीजिए। अब सिचुएशन क्या होगा? सारा फोर्सेज उसी तरह से होगा। ये एफ का वैल्यू अब हम लोगों को पता है, इसका डबल कर देंगे, एफ का वैल्यू इसका डबल कर देंगे। ये स्मॉल एम है, कैपिटल एम है, इसको इधर खींचेंगे तो इसका सर्टेन एक्सेलरेशन इधर होगा, ये सर्टेन एक्सेलरेशन से इधर चलना शुरू करेगा। ठीक है, और इसमें और भी जो भी फोर्सेस लग रहे होंगे इस डायरेक्शन में, इस पे ये फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, ये एफ जो है। ठीक है, ये एफ है, ये आपका टी है, ये सब तो लग ही रहा होगा, इस पर भी इस डायरेक्शन में टी लग रहा होगा। ठीक है, और इस डायरेक्शन में इस पे यहाँ पे ये एफ लगा होगा। क्लियर है? ये सब तो लग ही रहा है। ठीक है, अच्छा, इसका एक्सेलरेशन इधर होगा, ध्यान दीजिएगा, ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो जब ये इधर चलना शुरू करेगा तो ये इधर आना शुरू करेगा, और सेम एक्सेलरेशन से, क्योंकि सेम स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ये इधर चलेगा और उतने ही वैल्यू का एक्सेलरेशन से इधर चलेगा, क्योंकि सेम स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। तो इसका जो एक्सेलरेशन हम दिखाएंगे ये इधर दिखा देंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए ठीक है, बाकी और जो भी फोर्सेस वगैरह लग रहे होंगे आप समझ रहे हैं, यहाँ पे एम जी, नॉर्मल रिएक्शन, आर वगैरह, ये सब दिखाने का बहुत जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग जान रहे हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स का जो अब तो मैक्सिमम वैल्यू है, अब इसको तो चेंज होना नहीं है।
अब ये चलने भी लग रहा है कुछ भी, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स का ये वैल्यू है, दिस इज योर F इक्वल्स टू म्यू mg, ठीक है। और एक चीज और भी यहाँ हम लोगों को पता है, इस केस में क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फोर्स जो आपने निकाला उसका फोर्स का वैल्यू डबल कर देते हैं, जिसके कारण ये चलना शुरू किया है, फोर्स बढ़ाए। तो अब फोर्स का वैल्यू कितना होगा, इसका डबल करेंगे 2 म्यू mg का, तो इसका डबल होगा 4 म्यू mg, 4 म्यू mg, ये वैल्यू हम लोगों को पता है। चलिए ठीक है, हम लोगों को निकालना है एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालना है, एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालना है। तो ऑब्वियसली क्या करेंगे, न्यूटन सेकेंड लॉ का यूज करेंगे भाई, नेट फोर्स इन दैट डायरेक्शन इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन दैट डायरेक्शन, दोनों के लिए अलग अलग लिखेंगे। दो अननोन है, ऑब्वियसली दो अननोन मिलेगा, t और a, और दो इक्वेशन भी मिलेगा, पक्का बात है कि एक्सेलरेशन का वैल्यू निकलेगा। देखते हैं, तो फॉर m जो है उसके लिए हम न्यूटन सेकेंड लॉ का यूज करके इक्वेशन लिख रहे हैं, नेट फोर्स दिस डायरेक्शन में, इसका एक्सेलरेशन इधर है तो नेट फोर्स इधर ही लग रहा होगा, तो कितना हो जाएगा F माइनस टी माइनस एफ, F माइनस टी माइनस एफ इक्वल्स टू ma। चलिए इसको पहला इक्वेशन मान लें, ठीक है। फॉर कैपिटल M, दूसरा वाला जो नीचे वाला ब्लॉक है उसके लिए भी इक्वेशन लिखा है, नेट फोर्स इस, ये इसका ध्यान दीजिएगा, ये इसका नेट एक्सेलरेशन उस डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स उस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, t माइनस एफ इक्वल्स टू इसका मास और सेम एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है। कोई कंफ्यूजन नहीं, एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालना है, बहुत ही आसान है, दोनों को ऐड कर देंगे तो टेंशन मेरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट एक्सेलरेशन का वैल्यू निकल जाएगा। तो बाई 1+2 कर देते हैं, बाई 1+2, जब दोनों को ऐड करेंगे तो टेंशन वाला टर्म कैंसिल हो गया, f इधर हो गया माइनस एफ, तो f माइनस 2f, और इधर आपका हो जाएगा a कॉमन ले लेंगे तो दिस इज m प्लस n, क्लियर है। चलिए सबका वैल्यू पुट कर देते हैं, कैपिटल F का वैल्यू है 4 म्यू mg माइनस 2 इंटू स्मॉल f है, 2 स्मॉल f फ्रिक्शन फोर्स, तो f का वैल्यू म्यू mg, तो दिस बिकम्स 2 म्यू mg, दिस इज a m प्लस m, ये 4 म्यू mg माइनस 2 म्यू mg हो गया, इसलिए फाइनली एक्सेलरेशन का वैल्यू हो जाएगा 2 म्यू mg बाई m प्लस m, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 24 का ये बी था स्टूडेंट, 24 का बी, 2 म्यू mg बाई m प्लस m इन अपोजिट डायरेक्शंस। ऑब्वियस है, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा, तो डायरेक्शन आप लिख सकते हैं भाई इन अपोजिट डायरेक्शन लाइक दिस, या फिर आपको मन है तो आप आई वाला भी लगा सकते हैं, इसके लिए आप लिख दीजिए मैग्नीट्यूड ये और माइनस आई लगा दीजिए, एक्स एक्सिस को इधर मान रहे हैं तो इसमें आई लगा दीजिएगा, क्लियर है। चलिए इनफैक्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 25। Suppose the entire system of the previous question is kept inside an elevator which is coming down with an acceleration a less than g. Repeat parts A and B. क्लियर। क्वेश्चन बी पार्ट में क्या कह रहा है, ये बी पार्ट के लिए, ए पार्ट के लिए आपका सपोज कीजिए कि अब ये पूरा जो सिस्टम है, पूरा सिस्टम जो है इसको क्या किए कि एक एलिवेटर के अंदर रख दिए, ये पूरा एक एलिवेटर है, बॉक्स बना दिए। अब ये एलिवेटर मान लिया सर्टेन एक्सेलरेशन ए से अगर नीचे आना शुरू होगा तो हम लोगों को फिर से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, कि भाई मैक्सिमम कितना फोर्स लगेगा, एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा, फोर्स का वैल्यू डबल कर दिया लाइक दिस, ठीक है। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, इस चीज को समझने के लिए थोड़ा सा, क्योंकि सिचुएशन क्या है कि सेम चीज को हम डील तब किए, सेम सिचुएशन को हम तब डील किए जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जब ग्राउंड पे रखा हुआ है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g जो है उसका वैल्यू g है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, क्लियर। अब हम सेम सिचुएशन को डील कर रहे हैं, बिल्कुल डिट्टो, सारा चीज सेम है, सेम सिचुएशन को हम तब डील कर रहे हैं जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू चेंज हो जाएगा। क्यों, याद कीजिए, जब कोई ब्लॉक आप सर्टेन एलिवेटर में रखते हैं तो नेट जो इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो चेंज हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, बाकी सब चीज सेम रहने वाला है, यहाँ पे सब चीज यहाँ पे सेम रहने वाला है, जो भी टेंशन, जो फोर्स है, ठीक है, एफ का जो आपको वैल्यू निकालना है, ठीक है, तो इफेक्टिव जी का वैल्यू मेनली यहाँ पे चेंज करेगा, जिसके चलते इनफैक्ट क्या होगा, आपका फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू, रिएक्शन फोर्स वगैरह, ये देखते हैं कैसे होगा, ठीक है। मतलब कि इनफैक्ट उतना करने का जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे देखिए जो भी इक्वेशन रखा है, जो भी इक्वेशन निकला है, सब चीज उसमें कांस्टेंट है, इफेक्टिव जी का वैल्यू क्या होगा ये देखना है। तो यहाँ पे एक बेसिक एग्जांपल से पहले समझिए क्या होता था। इस तरह का सिचुएशन हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में डील किए हैं स्टूडेंट बहुत बार, कि जब किसी ब्लॉक को मान ले m मास का ब्लॉक है, ठीक है, अभी ये m मास का ब्लॉक जो है सिंपल मान ले जब ग्राउंड पे रखा हुआ है, ठीक है, तो भाई क्या होता था, mg नीचे की ओर वेट और ये रिएक्शन फोर्स होता था r, ठीक है, r जो है रिएक्शन फोर्स जो है ये mg के बराबर होता था।
चलिए ठीक है। अब इस ब्लॉक को हम जब एक एलिवेटर में रख दिए, मान लिया जो कि सर्टेन एक्सेलरेशन ए से नीचे की ओर आ रहा है, तो क्या होगा ध्यान दीजिएगा। अब इस केस में स्टूडेंट मान लेते हैं ये नीचे की ओर वेट तो ये mg लगेगा ही। अब ध्यान दीजिए रिएक्शन फोर्स मान लिया r है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ हम लोग जैसे इक्वेशन लिखेंगे, याद कीजिए न्यूटन लॉ क्वेश्चन में बहुत बार किए हैं। नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, सर्टेन एक्सेलरेशन इसे नीचे आ रहा है तो नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना हो जाएगा भाई, इस पे दो ही फोर्स तो लग रहा है इस ब्लॉक पे, एक mg लग रहा है एक r लग रहा है, तो mg माइनस r इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन a। क्लियर है। यहां से ध्यान दीजिएगा, यहां से r का जो वैल्यू आ रहा है दिस इज mg माइनस a। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, दोनों में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इफेक्टिव यहाँ जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था, नेट इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये g था, और यहाँ पर ये हो चुका है g माइनस a, g माइनस a। क्लियर है। तो भाई जब सेम सिचुएशन को डील करना है, और जो हमारा इक्वेशन निकला है, जो एक्सप्रेशन निकला है, ध्यान दीजिए वो मेनली सब चीज इसमें कांस्टेंट है, 2 म्यू स्मॉल m, यहाँ भी ध्यान दीजिए सब चीज कांस्टेंट है। दिस इज मेनली डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ g। और इस सिचुएशन में जब इस सिस्टम को रख देंगे एक ऐसे एलिवेटर में जो कि सर्टेन एक्सेलरेशन से आ रहा है नीचे, तो सिर्फ और सिर्फ g का वैल्यू चेंज करेगा, भाई सब चीज तो कांस्टेंट रहेगा, नहीं म्यू कुछ का वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो फाइनली मेरे कहने का मतलब है कि 25 के लिए ए पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, जब सेम इसको हम ऐसे एलिवेटर में रखेंगे तो g के जगह आपको क्या करना है, f इक्वल्स टू सिंपली आप क्या कीजिए 2 म्यू m, और g के जगह हो जाएगा g माइनस a। दिस इज योर आंसर। ए एक्सेलरेशन से आ रहा है नीचे की ओर, तो g का वैल्यू हो जाएगा g नहीं रहेगा, g माइनस a हो जाएगा। सब चीज क्लियर है। चलिए बी पार्ट का आंसर यहाँ भी, चूंकि हम देख रहे हैं कि भाई एक्सेलरेशन का जो वैल्यू है ये सिर्फ और सिर्फ g पे डिपेंड कर रहा है, तो और g का वैल्यू जब ऐसे सिचुएशन में, जब एक्सेलरेशन में ये एलिवेटर में रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 म्यू m और g माइनस a, 2 म्यू m g माइनस a डिवाइडेड बाई m प्लस m। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 26 अब हम लोग देखते हैं, और जो कि ये क्वेश्चन नंबर 26 भी इनफैक्ट इसी से रिलेटेड है, दिया हुआ है। कंसीडर द सिचुएशन शोन इन फिगर। ओके, सपोज अ स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड E exists in the space in the vertically upward direction and the upper block carries a positive charge Q on its top surface. The friction coefficient between the two blocks is mu but the floor is smooth. What maximum horizontal force F can be applied without disturbing the equilibrium? चलिए अब स्टूडेंट फिर से ये क्वेश्चन नंबर 26 में अब क्या चेंज किया जा रहा है। 25 में क्या हुआ था कि इस पूरे सिस्टम को एक एलिवेटर में रख दिया, ठीक है, तो हम डील किए भाई सिर्फ और सिर्फ, चूंकि जी पे डिपेंड कर रहा है तो जी का वैल्यू रख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। 26 में अब क्या हो रहा है कि भाई अब फिर से अब एलिवेटर से हटाइए, ठीक है, 26 के लिए अब हम एलिवेटर को हटा दिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब 26 के लिए हम फिगर बना रहे हैं कि 26 में अब क्या हो रहा है कि भाई अब ये पूरा सिस्टम जो है इसको एक ऐसे जगह में रख देते हैं जहां पे सर्टेन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है E वैल्यू का एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रहा है। और साथ ही साथ एक काम हम और किए कि भाई ये जो ऊपर वाला जो ब्लॉक है उसको हम एक चार्ज दे दिए। चार्ज के बारे में ज़्यादा डिटेल से, हालांकि थोड़ा बहुत आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा, लेकिन बहुत डिटेल से, बहुत अच्छे तरीके से आप क्लास 12th में पढ़ेंगे। चार्ज होता क्या है, चार्ज के कारण कैसे फोर्स लगता है, जो भी है डिटेल। ज़्यादा इंटरेस्ट है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्लास 12th का जो भी लेक्चर है वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे बस फिलहाल आपको इतना समझना है कि अंतर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। अंतर ये होगा कि अब ये मान लीजिए स्मॉल m वाला ब्लॉक है, ये कैपिटल M वाला ये ब्लॉक है, ठीक है। आपने इसे चार्ज दिया, आपने इसे जैसे ही चार्ज दिया भाई इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की ओर एग्जिस्ट कर रहा है E वैल्यू का। कंसेप्ट यही है कि जब भी किसी चार्ज को, जिसका चार्ज का वैल्यू Q है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E में रख देंगे तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज अगर पॉजिटिव है तो चार्ज यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं, मतलब चार्ज पॉजिटिव है, तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में उस पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लग जाता है Q E वैल्यू का। हालांकि ये चीज यहाँ पे इसमें नीचे में ब्रैकेट में क्वेश्चन में लिख दिया गया है, ठीक है। तो कहने का मतलब है इसको चार्ज हम दिए तो इस पर एक फोर्स लग जाएगा Q E वैल्यू का ऊपर में, बाकी जैसे जितना जो भी फोर्स लग रहा था सब तो लगते रहेगा एज यूजुअल, ठीक है। और इस पर चूंकि चार्ज हम नहीं दिए इसलिए इस पर कोई इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगेगा। तो कौन कौन सा फोर्स लगेगा, चलिए भाई इसमें जो भी है ध्यान दीजिए। देखिए ये मान लिया T इस पे लग ही रहा है, इस डायरेक्शन में ये फ्रिक्शन फोर्स लग ही रहा है, ये F लग ही रहा है, बाकी ये mg लग ही रहा है, ये नॉर्मल रिएक्शन R1 ये लग ही रहा है, सारा फोर्स ऐसे लग ही रहा है, बस एक एडिशनल फोर्स इस पे QE ऊपर की ओर लग गया है। क्लियर है, चलिए ठीक है।
अच्छा ये M, इस पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, ये T लग ही रहा है, इस पर ये फ्रिक्शनल फोर्स F लग ही रहा है, F लग ही रहा है, ठीक है। और कोई फोर्स, हाँ भाई ये सब R1 और ये R1 और ये जो सरफेस है ये इस पे R2, ये सब लग ही रहा है, और इसका वेट जो है mg, इसमें कहीं कोई अंतर नहीं आया। इस पे चार्ज दिए, एक एडिशनल फोर्स QE ऊपर की ओर लग गया, इसके कारण कुछ चेंज होगा, ऑब्वियसली चेंज होगा, ऑब्वियसली चेंज होगा, क्योंकि अब इस पर एक एडिशनल फोर्स ऊपर की ओर जो लगा है, तो उसके चलते क्या होगा, इस रिएक्शन फोर्स का वैल्यू चेंज हो जाएगा। पहले क्या था, R1 mg के बराबर था, R1 जब mg के बराबर था तो फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू हो रहा था म्यू mg, अब R1 mg के बराबर नहीं होगा। अब चूंकि वर्टिकल डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि R1 और QE, R1 प्लस QE ये दोनों मिलकर mg के बराबर हो रहा होगा, इसलिए R1 का वैल्यू एक्चुअल में अब क्या हो रहा है, mg माइनस QE हो रहा होगा। एंड सो फ्रिक्शनल फोर्स का जो वैल्यू हो जाएगा, दिस विल बी म्यू R1, म्यू इंटू जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हुआ जो कांटेक्ट का, तो ये R1 है, तो ये हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू इस केस में हो जाएगा म्यू R1 का वैल्यू हो जाएगा mg माइनस QE, mg माइनस QE। ये अंतर आएगा स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, फ्रिक्शनल फोर्स का जो वैल्यू है अब ये आ जाएगा म्यू mg माइनस QE, ठीक है। हम लोग को निकालना क्या है, the friction of the what maximum horizontal force F can be applied without disturbing the system। चलिए अब बिना डिस्टर्ब किए, नाउ बिना डिस्टर्ब किए, अच्छा यहां से कोई इक्वेशन निकलेगा हम लोग को, इक्वेशन तो दोनों के लिए निकलेगा भाई। अब जब सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, अब थोड़ा सा तो हटाना पड़ेगा स्टूडेंट, थोड़ा सा हटाना पड़ेगा। ऐसा करते हैं, ये ऊपर वाला यहाँ पे हटाते हैं, ठीक है, ये 25 का था, आप समझ रहे हैं, 25 का यहाँ तक, ठीक है, जी की जगह जी माइनस हो गया, सब चीज़ वही रहेगा, क्योंकि जी पे चेंज, जी पे वेरी करेंट, ये यहाँ से हम हटा रहे हैं, चलिए ठीक है, चलिए ठीक है स्टूडेंट। अब ये पहले वाले पार्ट के लिए 26 हम लोग देख रहे हैं स्टूडेंट, 26 हम लोग देख रहे हैं, तो ये यहाँ के लिए स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ के लिए स्टूडेंट आपका क्या हो जाएगा, 26 में आपका 26 ये फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू हम निकाले। अब चूंकि स्टेबल कंडीशन में है, तो F का हम लोगों को वही मैक्सिमम वैल्यू जैसे निकालने थे हम लोग वहाँ पे, तो F इक्वल्स टू क्या होगा, T प्लस F, F इक्वल्स टू T प्लस F, F इक्वल्स टू T प्लस F, ये मान लिया हो गया पहला इक्वेशन। और इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा F इक्वल्स टू T, जैसा कि सिंपल यहाँ पे किए, मतलब T इक्वल्स टू F हो गया, ये दूसरा इक्वेशन हो गया, ये दूसरा इक्वेशन हो गया, इसलिए बाई 1 एंड 2, बाई 1 एंड 2 कैपिटल F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, T के जगह स्मॉल f हो गया, स्मॉल f हो गया, F इक्वल्स टू 2f हो गया, ठीक है, दिस इज F इक्वल्स टू 2f का वैल्यू हो गया 2 म्यू mg माइनस QE, और ऑब्वियस है ये मैक्सिमम वैल्यू ही निकलेगा भाई, अगेन वही कंसेप्ट, चूंकि भाई इसका मैक्सिमम वैल्यू ये दिया है ना, म्यू R1 ये फॉर्मूला लगाए हैं तो मैक्सिमम वैल्यू निकला है, ये जब मैक्सिमम वैल्यू इसका पुट किए तो ये इसका मैक्सिमम वैल्यू निकला।